क्या आपका बच्चा भी बिस्तर गीला करता है या सोते सोते रात में पेशाब कर देता है या कभी कभी दिन में भी निकल जाती है? तो आज का ये जो टॉपिक है ये आपके लिए ही है। नमस्ते, मैं डॉक्टर सुनीता कुमार, बाल रोग विशेषज्ञ। आज आपको एनालिसिस के बारे में ही बताऊंगी। ये दो तरह का होता है, नॉकटर्नल एनालिसिस और डे टाइम एनालिसिस। नॉकटर्नल उसको कहते हैं जब रात में पेशाब पास हो जाता है, और डे टाइम एनालिसिस कहते हैं जब दोपहर में होता है या दिन के समय होता है। और एनालिसिस कहते किसे हैं? एनालिसिस उसे कहते हैं कि जब उस उम्र में, जिस उम्र में उसे बताना चाहिए बच्चे को कि वह उसको पेशाब लगा है, वो ना बता पाए और यूरिन पास कर दे या फिर बिस्तर गीला कर दे, तो उस कंडीशन को हम एनालिसिस कहते हैं। ये नॉर्मली अपर लिमिट में बता रही हूँ, डे टाइम एनालिसिस की 4 वर्ष है एवं नॉकटर्नल एनालिसिस की 6 वर्ष है। और टॉयलेट वैसे ट्रेनिंग हम लोग शुरू कर देते हैं 2 साल की उम्र में, जो कि 2.5-3 साल तक मैच्योर्ड वे में हो जाना चाहिए, परिपक्व। और वे बच्चे जो हैं इस लायक होने चाहिए कि वो बता पाएँ कि उनको यूरिन लगी है। अगर ऐसा नहीं होता है, 4 वर्ष की उम्र डे टाइम एनालिसिस के लिए और 6 वर्ष की उम्र नॉकटर्नल एनालिसिस के लिए, तो आप किसी चिकित्सक से अवश्य राय लें। ये 2 तरीके का होता है एनालिसिस, प्राइमरी या सेकेंडरी। मेडिकली प्राइमरी में यूजुअली जेनेटिक होता है, जिसमें कि एक कोई और मेंबर भी फैमिली का अफेक्टेड पाया जाता है, तो हमें बड़ा डिटेल में इसका हिस्ट्री लेना पड़ता है। और या फिर कोई ब्लैडर में डिसफंक्शन है या न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, वो सब हो सकता है प्राइमरी कॉजेज़ में। और सेकेंडरी कॉजेज़ में आता है जैसे कि डायबिटीज़ होना, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन होना, और या फिर इस तरीके से जैसे कि हम लोग कहते हैं कि कोई भी कंडीशन है जिससे कि बच्चा जो है यूरिन पास कर दे और उसको पता ना चले। तो इसके लिए ये हम अपर लिमिट बताई मैंने कि 4 वर्ष है डे टाइम एनालिसिस की और 6 वर्ष है नॉकटर्नल एनालिसिस की। और कारण इसके यही हैं कि क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन होना, डायबिटीज़ मेलाइटिस होना या यूरिन में इन्फेक्शन होना। इसलिए सर्वप्रथम हम जो टेस्ट कराते हैं इस तरीके के बच्चों का, वह यूरिन का टेस्ट कराते हैं। अगर उसमें कुछ चीज़ निकलती है तो फिर हम फर्दर टेस्ट कराते हैं। फर्दर टेस्ट में होता है एक अल्ट्रासाउंड कराना, जिससे कि ये पता लग जाता है कि किडनी में कोई खराबी तो नहीं है, या यूरिनरी ब्लैडर की बनावट में या उसके जो वेल्व्स होते हैं उसकी बनावट में कोई खराबी तो नहीं है। और इसके साथ ही हमको लंबोसेक्रल एरिया भी बच्चे का देखना चाहिए उसकी स्पाइन के लिए, क्योंकि जो नर्व्स यूरिनरी ब्लैडर को, यानी जहाँ पेशाब इकट्ठा होता है, उसको सप्लाई करती हैं, वो भी स्वस्थ होना चाहिए। तो अगर हम एक बार सेक्रल एरिया देख लेते हैं तो ये हमें पता चल जाता है कि कोई सेक्रल डिफेक्ट नहीं है या उसका स्पाइन हेल्दी है कि नहीं है। ये चिकित्सक द्वारा ही संभव है। अब हमको ये देखना पड़ेगा कि इसके ट्रीटमेंट पार्ट क्या है। ट्रीटमेंट पार्ट है नॉन मेडिकल और मेडिकल। नॉन मेडिकल इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, जिसमें कि बच्चे के साथ काउंसलिंग पेरेंट्स की भी होती है। यानी बच्चे को किसी तरह का कोई डर तो नहीं सता रहा है, कोई एग्रेशन तो नहीं है उसके माइंड में, किसी तरीके का साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर तो नहीं है। 7 बजे के बाद उसकी लिक्विड्स को विड्रॉ करिए, और जब वो सो जाता है तो उसके 1 घंटे या 1.5 घंटे बाद उसको पूरी तरह जगा के उसका यूरिन उसको पास करने के लिए मोटिवेट करना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि बच्चे को डांटना नहीं चाहिए। यूरिन करने पे ज़्यादातर पेरेंट्स बच्चे को सज़ा देते हैं या कहते हैं तुम बहुत ख़राब बच्चे हो, तुमने बिस्तर गीला कर दिया, बताओ अब ये सारा बिस्तर हमको साफ़ करना पड़ेगा। तो बच्चे में एक तरीके की इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, या फिर उसमें कोई उसकी पर्सनैलिटी में अभाव हो जाता है। तो हमको कभी भी उसको डांटना नहीं चाहिए, बल्कि अगर बच्चा नहीं यूरिन करता है, यानी ड्राई नाइट होती है, या ड्राई नाइट में कई बार यूज़ करूँगी, इसका मतलब है यूरिन का ना पास करना। यूरिन अगर नहीं पास करता है तो हमें उसको दूसरे दिन सुबह कोई रिवॉर्ड देना चाहिए छोटा सा, और ये कहना चाहिए कि तुमने बहुत अच्छा काम किया कि कल रात को यूरिन नहीं की। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं जिनको हम लोग हेल्प करके, जिनकी मदद लेके
हम बच्चे का रात में यूरिन पास करना बंद कर सकते हैं। और ये सारी प्रोसेस में 6 महीने का समय लगता है, इसलिए पेरेंट्स को और बच्चे को पेशेंस गंवाने नहीं चाहिए। तो ट्रीटमेंट पार्ट जो है, जो मेडिकल पार्ट है, वो डॉक्टर्स देखते हैं। डॉक्टर्स जो है ट्रीटमेंट करते थे, जो पहले करते थे वो ट्रिप्टोमर दवा से होता था, अब डेस्मोप्रेसिन देते हैं, डेस्मोप्रेस देते हैं और ट्रोपैन देते हैं। तो ट्रिप्टोमर, डेस्मोप्रेस और ट्रोपैन ये ड्रग्स हैं जो कि एनरेसिस में दी जाती हैं। डेस्मोप्रेस उसमें सबसे इफेक्टिव है, जिसके नेजल स्प्रे भी इफेक्टेड है और अवेलेबल है, और इसका स्प्रे भी अवेलेबल है और टैबलेट्स भी अवेलेबल हैं ए डायरेटिन के नाम से। तो ये अगर हम ट्रीटमेंट कब सक्सेसफुल होता है, सक्सेसफुल तब मानते हैं जब 28 दिन तक बच्चा जो है बिल्कुल भी यूरिन ना पास करे या ड्राई नाइट्स हों उसकी। ड्राई नाइट्स का मेरा मतलब है जैसे कि वो बिल्कुल भी यूरिन पास नहीं करता 28 दिन तक, तो फिर हम उसको मानते हैं कि वो ट्रीटमेंट सक्सेसफुल है। और 3 हफ्ते के दौरान उसको धीरे 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 उस ट्रीटमेंट को टेपर डाउन करते हैं, यानी कम करते हैं, और फिर देखते हैं कि बच्चे में दोबारा इस चीज़ का रिकरेंस ना हो। क्योंकि इतनी काउंसलिंग होने के बाद, इन्वेस्टिगेशंस होने के बाद और ट्रीटमेंट होने के बाद ये चांसेस बहुत कम रह जाते हैं कि किसी भी चीज़ का रिकरेंस हो। कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं अगर ये एनरेसिस ट्रीट ना हो? कॉम्प्लिकेशंस सबसे बड़ा यही है कि उसका पर्सनैलिटी डिफेक्ट हो जाता है और बच्चों के सामने वो हास्य का पात्र हो जाता है कि सब जने सोचते हैं, यहाँ तक कि फैमिली मेम्बर्स भी सोचने लगते हैं कि इस बच्चे में किसी तरह का मानसिक अभाव है कि क्यों ये इतना बड़ा होकर भी यूरिन पास कर रहा है। उसके अलावा बेड सॉइल करने के कारण जो है उसके जो पेशाब करने का रास्ता है उसके आसपास में जलन और ये खुजली या फिर इस तरीके के कोई एक्सपोरिएशंस भी हो सकते हैं जिनका हमें ट्रीटमेंट करना पड़ सकता है। और इस तरीके के डिफेक्ट्स जैसे मैंने बताया कि सेक्रेल डिफेक्ट्स हैं या यूरिनरी इन्फेक्शंस हैं, ये अनट्रीटेड रह जाते हैं तो कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन इसकी आगे चल के फ्यूचर में दिखाई पड़ सकती है। और कैरी होम मैसेज यही है कि आप बच्चा जब भी यूरिन नहीं पास करता है तो आप उसको रिवॉर्ड ज़रूर दीजिए और आप उसको ये काउंसिल करिए कि ये बेड पे यूरिन पास करना कोई बीमारी नहीं है और ये एक नेचुरल सी चीज़ है जो कि धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। धन्यवाद।